बाबू सुनिए ना, आप लोग कार्बन पढ़ लेना। ये लड़की चला के मारेंगे स्केच, इतना ध्यान दे लीजिएगा। कार्बन आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए है ना, इसलिए हम लोग अगला चैप्टर चालू करेंगे, ठीक ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यही ना है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर 5 है ना। आप लोग केमिस्ट्री का बुक निकाल लीजिए, आप लोग भी। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यही ना है। आप लोग चैप्टर निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें ना कुछ कुछ आप लोग एलिमेंट बताएंगे, तत्व के नाम, है ना। आप जिसके पास होगा सब निकाल लीजिएगा, चैप्टर खोल लीजिएगा, क्योंकि हमको चाहिए बुक। देखिए बाबू, चैप्टर 5 ना, क्या नाम है, तत्वों का आवर्त, तत्वों का आवर्त, चाहे आवर्ती कोई कहता है, आवर्त वर्गीकरण। बात ना, सामने बोर्ड पर देख इधर, है ना। तत्व का पढ़ हम लोग, तत्व का आवर्त वर्गीकरण। आप लोग तत्व क्या है आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में आप लोग पढ़ा दिए हैं। किसे कहते हैं तत्व? जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, वही ना है। तत्व क्या स्वतंत्र होता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। तत्व से मिलकर यौगिक बनता है ना। पूरा लिख लेंगे तो आप लोग लिखिएगा ना, छापना जरूरी है। तत्वों का वर्गीकरण, सबसे पहले यही देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए, तत्व में ना दो चीज होता है, एक होता है आवर्त, एक होता है समूह, है ना। जो ऐसे आप लोग लिखते हैं ना, इसे सीधे एकदम, तो क्या कहलाएगा, समूह या फिर वर्ग। इसे इसे क्या बोल देंगे, वर्ग बोलेंगे। ऐसे लिखित क्या बोलिएगा, इसे के आवर्त। मतलब पंक्ति, जिस पंक्ति में लिखा रहा है ना, पंक्ति में, तो उसका कहिएगा आवर्त। तो एक वर्ग होता है, एक आवर्त होता है। एलिमेंट में यही ना होता है तत्व में। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो समझिएगा एकदम आराम से, ठीक ना। जैसे तत्व को जो सजाने की विधि होती है ना, उसे कहते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। कि तत्व को किस तरह से हम लोग सजा पाए ताकि सबके लिए मान्य हो जाए। तो धीरे धीरे जो जितना, जैसे अभी देख रहे हैं ना, ये सब मॉडर्न, मॉडर्न क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना। तो जितना ये सब चार्ट है, ये मॉडर्न है, मतलब आधुनिक काल का है। पहले ऐसा नहीं था, ये सब बिखरा हुआ था। एलिमेंट को सजाने में बहुत सारा मतलब वैज्ञानिक लोग आए, उन लोग का असफल भी हुआ, किसी किसी का सफल भी हुआ। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट को सजाया गया था। कोई भार के अनुसार सजा दिया, कोई है ना, कोई संगीत के अनुसार सजा दिया, कोई संख्या के अनुसार सजा दिया। तो उसी में देखेंगे किनका मतलब आज तक लागू है, किनकी मान्यता दी गई थी, किन वैज्ञानिक का मान्यता मिला था पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है, इसका सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तत्वों का आवर्त, देखिए लिख सकते हैं, सभी तत्वों को देखिए, सभी तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को, सभी तत्वों को वर्ग में सजाने की विधि को क्या कहते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। कोई उतारेगा नहीं जब से हम बोलेंगे नहीं, है ना। क्योंकि बाबू गलती हो सकता है, आपको फिर से कॉपी में काटना पड़ेगा, इसलिए आप छापिएगा नहीं, हम देंगे टाइम छापने के लिए। देखिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, सभी तत्वों को एक वर्ग में, है ना, आप किसी तरह से इसको बोल सकते हैं, तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। फिर से, सभी तत्वों को वर्ग में सजाने की विधि को, वर्ग में माने समूह में सजाने की विधि को तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहा जाता है, यही ना है। तो देखिए,
तो तत्व को बहुत सारे लोग हैं। आप लोग ऐसे तत्व जानते हैं, तत्व को ना अभी दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक धातु एक अधातु, मेटल नॉन मेटल। एक बाद में खोजा गया था कुछ मेटलॉइड्स, उपधातु, है ना। उपधातु के लिए ट्रिक बताए थे, याद है आप लोग ना। हाँ इस तरह से था, तो उस सब बाद में देखेंगे। फिलहाल देख रहे हैं हम लोग धातु और अधातु में। तो जो तत्व आप लोग का है, तो तत्व को दो वर्गों में बांटा गया था। बांटने वाला पहला कौन था? एंटोनी लेवोइजियर, केमिस्ट्री जनक एंटोनी लेवोइजियर। उन्होंने तत्व को, एंटोनी लेवोइजियर उनका नाम है, ठीक है ना। आप भले किताब में कुछ और लिखा रहता है, आप जिसे याद करके कीजिए, लेकिन एंटोनी लेवोइजियर, उन्होंने 1774 में तत्व को दो वर्गों में बांट दिया था। एक धातु, सीधा कर दे कि ये धातु है, ये सब अधातु है। मैंने वो किसी समूह का या फिर किसी आवर्त का सहायता नहीं लिए थे, इन्हें कहीं से समूह में को सजा दिए ऐसे ना बोल दे कि ये सब क्या है, धातु है, ये सब क्या है, अधातु है। यानी एंटोनी लेवोइजियर के अनुसार कब 1774 इन्होंने क्या किया, तत्व को, इन्होंने तत्व को दो रूप में बांट दिया, एक का बोले और एक, है ना। और एक चीज देखिए बाबू, आप लोग बाकायदा जानते हैं कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। आप लोग भी याद कर लीजिएगा, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। अधातु का ऑक्साइड लिख देते हैं खाली शॉर्ट में इसे, ऑक्साइड। एग्जाम्पल याद है क्या कोनो, इसका तो याद होगा SO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, है कि ना। पढ़ने में आपको ऑक्साइड आएगा कि ना, सल्फर डाई। आप लोग भी 9th क्लास में पढ़े हैं जरूर कहीं ना कहीं, एकदम पक्का पढ़े होंगे, निश्चित है। तो सल्फर डाई, इसको 2 का बोलते हैं डाई, है ना, डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड कर रहे हैं ना, यानी अधातु का वाई ऑक्साइड कीजिएगा तो क्या बन जाता है, वो अम्लीय बन जाता है। धातु का आप लोग याद है कुछ, जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये सब क्या है आपका, एग्जाम में पूछता है आप लोग से ना, ऑप्शन दे के पूछेगा, आप लोग से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय है, पूछ देगा ना। तो ऑप्शन दे देगा धातु वाला कौन, देखिएगा धातु किस में ऐड है, मार दीजिएगा ऑप्शन में। SO2 भी लिखा होगा उसमें, लेकिन SO2 नहीं मारना है क्योंकि तो अम्लीय होता है। इंसान नहीं है तुम, तुमको समझदारी नहीं है उतना। मैं बात अभी तो धीरे धीरे दिमाग इंक्रीज कर रहा है। छोड़ दीजिए, हो गया हो गया हो गया। लाइन काटने में दिक्कत होता है, ऐसे हम लोग सुधार भी दिए थोड़ा ना। देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या कहलाता है, अगर मान के चलिए एक ही क्वालिटी का अगर कोई तत्व है, मान के चलिए जैसे मान लीजिए कोई धातु है, सब धातु है, तो उसको एक ही वर्ग में रखिए। जैसे आप सोच के देखिए, 9th क्लास का अगर हम लोग एक अलग रखते हैं कि ना समूह बना के पढ़ाने के लिए, जैसे आप लोग भी देखिए, लड़की एक तरफ है, लड़का एक तरफ है कि ना है, तो भी क्या है, लड़का ये क्या हो गया, लड़का तो एक समूह में हो गया, ये लड़की एक समूह में हो गई। उसी प्रकार हम लोग जितना तत्व है ना, मान लो कोई धातु है तो उसको एक समूह में रख देंगे, अधातु है तो उसको एक समूह में रख देंगे, अक्रिय गैस है तो उसको एक समूह में रख देंगे। तो इस तरह से सजाने की विधि को कहते हैं कोई चीज, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना। तो समान जिसका क्वालिटी क्या हो, गुण क्या हो, एक ही हो, उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ही वर्ग में सजा देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहते हैं। तो एंटोनी लेवोइजियर ने तत्वों को सीधा कह दिया कि एक धातु है उसमें एक अधातु है, यानी धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है ना। इस पॉइंट को रखिए, एग्जाम में पूछता ऑब्जेक्टिव यहाँ से। आगे भाई मेरे हम लोग देखते हैं, एक आए थे डोबेराइनर। कौन आए थे, डोबेराइनर के तीन त्रिक नियम कब दिए थे बाबू, डोबेराइनर के तीन त्रिक नियम 1800, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए बाबू रे,
डोबेराइनर का जो 3 तरीके नियम था ना, इन्होंने जो परमाणु को जो सजाया था, ये बात में बीच में बात ना, क्या दिक्कत परेशानी बोलिए। स्पेस नहीं है तो आगे भी थोड़ा सा हो जाइए बाबू आप लोग, उसमें क्या दिक्कत है, बेंच की कमी थोड़ी नहीं है। तब आप लोग के दिक्कत नहीं है, आप लोग बेंच पीछे करके थोड़ा सा इसको भी पीछे करके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिए इसे बैठे, ठंडा के मौसम है बाबू, क्या दिक्कत है। देखो एग्जाम में जो पूछेगा वो देखो, ए छोड़ दो भाई, तुमको कहने से कोई फायदा है। देखिए लगता है अपन घर के पंचायती होते निखे, देखा भाई सुनिए बाबू भाई, 3 तरीक नियम, 3 तरीक नियम। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि 3 तरीक का नियम किसने दिया था, डोबेराइनर। यहाँ से खुद देखो क्वेश्चन बन गया आंसर आप लोग का। तो 3 तरीक का नियम देने वाला वैज्ञानिक डोबेराइनर, उसमें शब्द देगा न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, मोस्ले, डोबेराइनर, ये शब्द देगा ऑप्शन में, मारना होगा डोबेराइनर। डोबेराइनर के 3 तरीक नियम, इन्होंने तत्वों को, बाबू सुन से, इन्होंने तत्वों को उसके भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। किसके क्रम में, भार के बढ़ते क्रम में सजाया। लेकिन इन्होंने भी कुछ ना कुछ गलती कर दिया था, इसलिए इनको मान्यता नहीं मिलती। इन्होंने इसका किया ना सीधे बाबू, कोई आवर्त कोई वर्ग नहीं लिया था ये लोग, कैसे ही कह दिया कि ना इला धातु है, यह धातु है। सजाओ ना यार उसको क्रमिक में, ताकि एक जगह एकदम स्थिर हो जाए कोई चीज, बस में आ रहा है ना। तो इन्होंने किस क्रम में सजाया, तो भार के बढ़ते क्रम में, तत्वों के भार के बढ़ते क्रम में सजाया। तो आप लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन में भी देता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक भार के बढ़ते क्रम में सजाया, डोबेराइनर। हालांकि यही नहीं थे, एक और थे, बताएंगे। फिलहाल देखिए, देखिए इस नियम के अनुसार क्या था, हम बता रहे हैं आप लोग को। इस नियम के अनुसार कोई भी अगर तत्व है ना, 3 तत्व ले लीजिए, है ना, 3 तत्व के परमाणु भार के यदि बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो बीच वाला जो तत्व होता है ना, वो किनारे के दोनों तत्वों के भार के औसत के बराबर होता है। समझा ना, बता रहे हैं, रुकिए देखिए लिख देते हैं पहले इसका नियम, यहां से लिखते हैं। इस नियम के अनुसार तीन तत्वों को देखिए, इस नियम के अनुसार, बाबू थोड़ा साइड कर दे इसमें, और इस नियम के अनुसार एक ही गुण वाले 3 तत्वों को उसके 3 तत्वों के उसके भार के बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सजाते हैं। तो मध्य वाले चाहे बीच वाले, मध्य चाहे बीच, मध्य वाले तत्व का भार पहले तत्व के भार तथा तीसरे तत्व के भार के औसत के बराबर होता है। फिर याद कीजिए, इस नियम के अनुसार एक ही गुण वाले तीन तत्वों को उसके भार के बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बीच वाले तत्व का भार चाहे मध्य वाले तत्व का भार न, पहले तत्व के भार तथा तीसरे तत्व के भार के औसत के बराबर होता है। औसत कैसे निकलता है मालूम आप लोग को, औसत एवरेज निकालने नहीं आता है, सभी को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए। माध्य निकालने आता है आप लोग को, माध्य नहीं पढ़ी है, माध्य बराबर और सभी संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। तो माध्य निकालने को क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, है ना। माध्य को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो औसत निकालने का तरीका क्या है, मान लीजिए कहती है कि ये 10 नंबर लाया, ये 5 नंबर, ये 20 नंबर, ये 30 नंबर, ये 40 नंबर, बोल देंगे कि इसका एवरेज निकालो औसत, तो सबके अंक को जोड़ दीजिए, अजय को स्टूडेंट है उससे भाग दे दीजिए, सिंपल सी है।
कि एवरेज कितना आया है। जिसे मान के चलिए कह देंगे यहाँ पे वेट ले लीजिए, मान लीजिए इसका 25, इसका मान लीजिए 40 kg है, उसका 45 है, उसका 60 है, उसका 20 है, इसका 30 है, इसका 25 है, मेरा मान लीजिए 60 है। तो इस तरह से मिला लीजिए एवरेज, तो कहिएगा 50 से 55 आएगा, मैथ से इतना ही आएगा। तो सबको जोड़ को जितना संख्या उससे भाग दे दीजिएगा, नहीं कहता है औसत, समझ में आए ना, एवरेज या फिर औसत, मतलब सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। याद नहीं है, आप लोग पढ़ा दिए हैं बहुत पहले, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। देखिए बाबू, इनके नियम के अनुसार समझिएगा, कायद कर रहे हैं आप लोग। आज आप लोग का टेस्ट होने वाला नहीं है, क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किए हैं, कल टेस्ट होगा, एक बार सुन लिए ना आप लोग। बस देखिए, इनको समझाते हैं, इनके विचारों को समझा लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। इन्होंने कहा बाबू, मान के चलिए ए कोई तत्व है, ए कोई तत्व है, बी भी कोई तत्व है, और सी भी कोई तत्व है ना। देखिए इनके हम नियम को समझा रहे हैं आप लोग को। इनका तीनों का क्वालिटी क्या है, गुण एक के है, ठीक है, तीनों का गुण क्या है, एक के है। मान के चलिए अधातु 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 है, चाहे मान लीजिए धातु 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 है, सब तीनों क्या है, धातु है, तो क्वालिटी एक क्या है, धातु है, मेटल है। तीनों धातु को ले लीजिए हम लोग हमारा ए तत्व है, बी तत्व है, सी तत्व है। इसमें लिखा गया है कि जो पहले तत्व है और जो तीसरे तत्व है, दोनों के औसत भार जो होता है ना, वो बीच वाले भार के बराबर होता है। यानी इन द सेंस, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर ए या प्लस सी को निकालते हैं, आप बट्टा में 2 से भाग देते हैं, तो क्या निकलेगा, सी निकलेगा, सॉरी बी निकलेगा। क्या निकलेगा, बी निकलेगा। क्या निकलेगा, बी निकलेगा बाबू। बाबू हमको लगता है ना कि देखें आ रहा जरूर होगा, इसमें जरूर फोकस कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इसमें लाइट आ रहा होगा। कहाँ पे आ रहा है बाबू, आप खड़ा होकर देखो तो यहाँ पे आ रहा है कि ना, ना कैमरा में देखना आप लोग को ना कैमरा में देखिए, जहां दिक्कत हो तो बोलिएगा ना, क्योंकि ना लाइट थोड़ा सा उधर से ना खुला है थोड़ा, इसलिए उसका अपना फोकस आता है इनडायरेक्टली। देख बाबू, तो इस समझे कुछ हम कहने का बोला कि देखिए 3 गो तत्व ले लीजिए बाबू, 3 गो तत्व ले लीजिए, अब पहला तत्व के भार ले लीजिए, अब तीसरा तत्व के भार ले लो, अब दोनों को जोड़ दीजिए, अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, बीच वाला का भार आ जाएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, ये मान लीजिए थ्योरी समझ लिए, फार्मूला तरह से ना, ये फार्मूला हो गया, मान लीजिए सूत्र हो गया। समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए ले लिया हमने लिथियम, क्या ले लिया, लिथियम। मान लीजिए ले लिया एक सोडियम, ये भी क्या है, लिथियम क्या है, मेटल है, धातु है, सोडियम क्या है, धातु है। और एक ले लीजिए कुछ पोटेशियम। अच्छा, लिथियम का आप लोग को हम 9th क्लास में सिखा दिए हैं, और 10th क्लास को भी सिखाए जरूर होंगे कि भार कैसे निकलता है, किसी का भार किस तरह से प्राप्त करते हैं, याद है, सम संख्या करके विषम संख्या करके बताए थे कभी, तत्वों के भार निकालने का तरीका। हालांकि सभी फॉलो नहीं करता है, बट कुछ संख्या पर लगभग 20 तक फॉलो करता जरूर है, 20 तक जरूर फॉलो करता है। देखिए लिथियम का कितना होता है भार, 7, कितना होता है 7, परमाणु संख्या कितना होता है 3, 3 दूनी 6 1 7, विषम संख्या जब रहता है ना तो दोगुना करके एक जोड़ देते हैं, क्या निकल जाता है भार, समझा ना कुछ। सोडियम का भार आप सभी लोग को याद होगा 23, 11 परमाणु संख्या होता है, 11 दूनी 22 1 23। पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, 19 होता है परमाणु संख्या, तो 19 दूनी 38 1 39। इस सब का क्या लिख दिए बाबू हम, ये हो गया आप लोग का तत्व, ये क्या हो गया भार। नियम क्या कहता है कि पहला वाला तत्व के भार तीसरा तत्व के भार के जोड़ के अगर औसत निकालेंगे तो क्या आएगा, बीच वाले तत्व का भार आ जाएगा। तो देखते हैं अभी 7 + 39 बट्टा में 2 जोड़ो तो कितना होगा 46 बट्टा में 2, 23 दूनी 46, कितना है 23 आगे कितना आ गया। तो यही था 3 तरीक नियम, लेकिन यह ज्यादा तत्व तक मायने फॉलो नहीं किया। यानी कहने का सेंस ये है ना कि ये जो आपका इनका जो नियम है 3 तरीक नियम है, ये ज्यादा संख्या तक नहीं फॉलो किया। यानी इनका जो है ना लगभग हमको जहां तक उम्मीद है 5 तरीक नियम ही लागू हुआ, 5 तक ही। मैंने कहने का मतलब 5 तरीक, जैसे एक नियम हो गया ना, पहला 3 तरीक नियम हो गया, एक और 3 तरीक नियम है, आपके किताब में 3 गो तरीक नियम दिया होगा, कंफर्म है 3 गो दिया होगा एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल हो गया ना आप लोग का पहला एग्जाम्पल, और 2 गो एग्जाम्पल दिया होगा। यानी कि इनका जो है ना और 2 गो है, यानी 5 गो टोटल है इनका, 5 के बाद फॉलो नहीं करता है, नियम खत्म हो जाता है, इनका काम ही नहीं करता है। बस में आ रहा है।
ऐसे सोचिएगा ना, इस सब को जोड़ लें, 7 और 39 जोड़ के 2 से भाग देंगे, बीच वाला आ जाएगा तो नहीं आएगा, इस सब पे नहीं आएगा, है ना। कुछ सही था, इनका भी कुछ सही था, बाकी ज्यादा सही नहीं था। आगे इनका भी फॉलोअप कर गया नियम। इनका जो है ना, आपको हम लिख लेते हैं इसका क्या चीज, इनके लिख लेते हैं थी। क्या कमी था इनमें बाबू, आप लोग कमियां लिख सकते हैं इनका। इनमें दोष क्या था, तो इनका नियम लिख सकते हैं। इनका 5 तरीक ही लागू हो सका, यानी समझ रहे हैं ना इस बात को, आगे नहीं नियम लागू होगा। यानी एक हो गया एग्जाम्पल हो गया, और 4 गो एग्जाम्पल है इनका, आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं समझता है, और 4 गो एग्जाम्पल है, उसके बाद कोई एग्जाम्पल काम नहीं करता है, कितना भी सेट करता रहे अभी नहीं करेगा कभी। तो इनका भी क्या नियम ज़्यादा लागू होगा, पूरा परफेक्ट थोड़ा नहीं लागू हो पाया, इनका भी परफेक्ट नहीं लागू हो पाया, इनका भी अधूरा रह गया। तो इनका ही 3 तरीक नियम, 3 तरीक नियम के बारे में समझे ना आप लोग कैसे है। पहला तत्व के भार अंतिम तत्व के भार के औसत के बराबर होता है तीसरे तत्व के भार, सॉरी बीच वाले तत्व का भार। आपका मन जिस तरह लिखें, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि इन्होंने भी भार के क्रम में सजाया था, भार के बढ़ते क्रम में सजाया था, आ रहा है ना। ठीक है, एक सेकेंड। इन्होंने भी क्या किया था, भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो बता याद पाइएगा आप लोग, हमेशा रखिएगा कि डोबेराइनर का 3 तरीक नियम क्या था, सॉरी 3 तरीक नियम किसने दिया था, डोबेराइनर ने। इनका नियम क्या था, तो लिखिएगा इस नियम के अनुसार एक ही गुण वाले 3 तत्वों को उसके भार के बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो उसके भार के बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो मध्य वाले तत्व का जो भार होता है ना, वो क्या होता है, पहले तत्व के भार और तीसरे तत्व के भार के औसत की क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग देख भी लिए कि पहले और तीसरे को औसत के क्या हो गया, बीच वाला बराबर हो गया, ना बीच वाला माना गया। तो यही था 3 तरीक नियम, किनका, डोबेराइनर का, समझ में है ना। लेकिन इनका कहाँ तक लागू हुआ, तो सिर्फ 5 तरीक ही लागू हो पाया, है ना। पहला ट्रिक बता दिए आप लोग, और 2 गो है ना, एग्जाम्पल नहीं देंगे, बाकी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग, है ना। इसको मिटा दिया जाए, आगे बताएं। अच्छा वहाँ पे बताते हैं, एक और वैज्ञानिक आए थे, कौन, न्यूलैंड्स। कौन आए थे, न्यूलैंड्स। इन्होंने भी परमाणु भारे के क्रम में, बाबू बात ना, न्यूलैंड्स आए थे। डोबेराइनर के बाद कौन आए थे, न्यूलैंड्स। देखिए आपके बुक में दिया होगा शायद 1866 में, दिया है, कहीं कहीं देता है 1829 देता है, हम किसको माने, किसी को मानिए भाई, है ना। तो 1866 में आए थे, किनका नियम था, दिए थे न्यूलैंड्स दिए थे। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक मतलब 8, समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने बोले थे कि देखिए परमाणु के भार के क्रम में हम लोग सजाते हैं, ठीक है हम लोग सजाएंगे, लेकिन जिस तरह संगीत का जो पहला स्वर होता है ना, 8वें स्वर क्या होता है, बराबर होता है। संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के बराबर होता है, उसी प्रकार यदि हम तत्व को परमाणु भार के क्रम में सजाते हैं, तो परमाणु का जो पहला तत्व होता है वो 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है, मतलब गुण एक ही समान होता है। पहला तत्व का जो गुण है, क्वालिटी है, वही गुण किस में होगा, 8वें में होगा। जिस तरह संगीत का पहला स्वर क्या होता है, सा होता है, लास्ट में भी क्या आता है, सा, तो बराबर है ना। उसी प्रकार पहले तत्व का गुण क्या होता है, जो पहले गुण तत्व का गुण है ना, वही गुण किस में होगा, 8वां में होगा। जो 5वें में होगा वही 13वां में होगा, जो 13वां में होगा वही 23 में होगा, इसी प्रकार मतलब 21 में होगा। बात समझ रहे हैं ना, कैसे करें हम, इनको लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखे जाए, न्यूलैंड्स का अष्टक कब, लिख दे यहाँ पे, चांदनी बाबू यहाँ से लिख लेते। क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, ठीक है हम मिटा के इसको बताते हैं, ठीक ना, इसको मिटाते हैं, रोक दो तो इसको। हम लोग क्या देखेंगे बाबू, न्यूलैंड का अष्टक नियम, थोड़ा स्पीड पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आप लोग समझते रहिएगा। देख बाबू, क्या हम लोग देख ले रहे थे, न्यूलैंड का, समझिएगा बढ़िया से, अष्टक नियम ना, कब दिए थे ये नियम, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार जिस प्रकार, लिखे ना, जिस प्रकार संगीत है बाबू, संगीत का पहला स्वर आठवें ना, देखो छोटा रूम है हम लोग को पहले, और थोड़ा थोड़ा अगर हूँ करता है ना तो ज्यादा आवाज करता है, गूंजने लगता है इसमें, इसलिए वैसा मत करो ना कि हमको डिस्टर्ब हो। पहला स्वर आठवें स्वर के होता है ना बराबर, सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि धा प म ग रे सा। देखो पहला स्वर आठवें स्वर के बराबर होता है, पहला स्वर आठवें स्वर क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार तत्वों के परमाणु भार ए बाबू काहे लिए बात करता, समझता काहे नहीं ले बाबू, तू लोग है रे, तू लोग बाहर था ना तो अच्छा से पढ़ा रहे थे। अभी पहले तत्व के भार ऐसे मत लिखिए बाबू, अब ये लोग बोल दे रहे, डिस्टर्ब हो जा रहा है ना। उसी प्रकार तत्व को उसके भार के बढ़ते क्रम में सजाएं तो पहले तत्व का भार आठवें तत्व के भार के बराबर होता है, इस तरह से लिखना था, ऐसे लिखना मत, लिखने दीजिए बराबर। तो उसी प्रकार तत्वों को सजाते हैं तो पहले तत्व का गुण हमेशा आठवें तत्व के गुण के बराबर होता है। लिख देना कि यदि तत्व को उसके भार के, देख लो कितना गलत हो रहा है, तत्वों को भार के बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो पहले तत्व का गुण हमेशा आठवें तत्व के गुण के बराबर होता है। इस किसने कहा था, न्यूलैंड का अस्टक न्यूलैंड ने कहे थे, है ना। इनके समय कितने तत्व खोज हुआ था, 56 तत्व ही, कितना तत्व, 56 तत्व थे। अच्छा इनका अब हम लोग दोष लिख लेते हैं, कमी दोष। देखिए पहला दोष क्या था, इन्होंने यह नियम लिखते हैं, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका। दूसरा, यह हल्के तत्व यानी 1 से 20 तक ही देखिए, यह हल्के तत्व यानी 1 से 20 तक तत्व पर ही लागू थे, है ना। डबल का मतलब कैल्शियम तक ही सिर्फ लागू थे। देखिए अक्रिय जब जब जिसे कहने का मतलब ये अक्रिय गैस की खोज हो गया ना, तो इनका पहला जो तत्व का गुण है 8वें गुण से नहीं मिल रहा, पहले तत्व का गुण जो है 9वें तत्व गुण से मिल रहा है। कब, जब अक्रिय गैस का खोज हो गया तब। लिखते हैं अक्रिय गैस के खोज होने पर हो गया ना। और कुछ है, बोलिए। इन्होंने एक बात कही थी बाबू, नेगल ने कहा था कि अब फ्यूचर में, भविष्य में कभी कोई तत्व के खोज संभव नहीं है, मतलब अब तत्व नहीं हो सकता है
जबकि और खोजा गया था। इन्हें कहने का मतलब क्या था कि सिर्फ 56 को ही रहेगा। तो ये गलत बोले थे ना। चार को हुआ ना बाबू, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए समझ में नहीं तो बताते हैं। सारे गामा पौधा निशा, तो पहला अक्षर स है और लास्ट का भी स है, दोनों का मिल रहा है ना, बराबर है ना। उसी प्रकार यदि तत्व को हम लोग उसके भार, वजन, वेट के हिसाब से अगर सजाते हैं, भार के हिसाब से बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो पहले तत्व का जो गुण होगा, क्वालिटी होगा उसके अंदर, वही गुण किसके अंदर होगा, 8वें तत्व के अंदर। आप पहले का कीजिएगा, भार के अनुसार सजाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि पहला जो गुण है तत्व का वो 8वें तत्व के गुण के क्या होगा, समान होगा। लेकिन ये सिर्फ कहाँ तक लागू हो पाया है, कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद ना डिस्टर्ब होने लगाई, सेट नहीं हो पाया, इसलिए इसको क्या मानेंगे, फ्लॉप मानेंगे, ठीक ना। अब आए थे कौन, मेंडलीफ। कौन आए थे, मेंडलीफ आए थे। देखिए अगला व्यक्ति आए थे मेंडलीव, 1869 में, है ना। क्या लिखे हैं, उतारने से बढ़े ना आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, घर पे नहीं उतार लीजिएगा। अच्छा कोई दिमाग, अच्छा सुनिए ना, आप लोग हम कर देंगे, ठीक ना, उतारिए मत आप लोग, मत उतारिए, छोड़ दीजिए आप लोग, हम मेहनत कर देंगे, ठीक ना। आप लोग लेक्चर जाइएगा ना, मटेरियल ले लीजिएगा, ठीक है, शांत रहो। देखिए हम लोग समझ लेते हैं, उतारेगा नहीं बाबू इतना जल्द में, ठीक ना। आप लोग समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा ऐसा ही। देखिए मेंडलीफ का नियम क्या था, इन्होंने बोले थे इस नियम के अनुसार तत्व के भौतिक गुण, सुनो ना, तत्व के भौतिक गुण या रासायनिक गुण
तत्व के भार के आवर्त फलन होता है। इसको याद रखिएगा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तत्व के भार के आवर्त फलन होता है। यानी इन्होंने भी समझ लीजिए भार के क्रम में अनुसार ही सजाए थे, है ना। ये नहीं बोले थे कि ये जो गुण है ना, पहला जो गुण है 8वें गुण के बराबर, ये सब कुछ नहीं बोले थे, बल्कि क्या बोले थे कि भार के अनुसार सजाए। इन्होंने सीधा क्या कर दिया, भार के हिसाब से सजा दिया। लेकिन भार के हिसाब से सजाए थे ना, तो इनका भी गलती हो गया था। इन्होंने सीधा क्या किए थे, भार के हिसाब से। जैसे कैसे हो गया, इसका 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, तो कैसे जा रहा है 4, 5, 10, 15, ये क्या है, भार के अनुसार है कि नहीं है। अब कभी कभी क्या हो सकता है ना, कि कभी कभी 20 हो गया तब आ गया 15, तो गलती नहीं हो गया सिस्टम। जैसे भार के हिसाब से अगर सजा रहे हैं तो ऊपर से अगर कम है तो नीचे बढ़ते आते रहिए, तो कभी कभी इनका भी कहीं कहीं गलती हो गया है। आर्गन में हो गया है, आर्गन में पोटेशियम में गलती हो गई इनका। देने के लिए पहले कुछ आर्गन, पोटेशियम देने के लिए दिए थे कुछ आर्गन, लिख देते पहले आर्गन, वो लिखेंगे बाद में, फिलहाल इसको देखिए। तो इन्होंने कहा भार के हिसाब से सजाया, है ना, पहले कम भार वाला, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह सजाया, ठीक ना। इनके समय में कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। लेकिन उन्होंने बोले थे कि और आगे संभव है ना, भविष्य में। विशेषता क्या था, सर्वप्रथम समूह वर्ग का प्रयोग करने वाले व्यक्ति यही थे। सबसे पहले समूह का आवर्त का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, मेंडलीफ। इन्होंने ही सबसे पहले कहा समूह का खोज किया, कहा कि ना समूह में एक लिखते हैं, है ना, एक आवर्त में लिखते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा समूह या आवर्त है, समूह का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, मेंडलीव, है ना। सर्वप्रथम देखिए उनके समय समूह कितना था, 8, आवर्त कितना था, 7, समूह कितना था, 8, आवर्त। अच्छा, उनका क्वालिटी क्या था, उन्हें क्या बोले थे कि प्रकृति में आगे भविष्य में, प्रकृति में या आगे या भविष्य में, और आगे क्या तत्व संभव है। इसको आप माइंड में सेट करके रखिएगा ना, आगे संभव। उन्होंने जगह खाली भी छोड़ दिया था, जगह का जिससे मान के चलिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के नीचे खाली छोड़ दिए, उसका नाम क्या रख दिए, एका एल्युमिनियम। बोरॉन है, एका बोरॉन, समझ रहे ना। तो हम लिख देते हैं, देखिए इन्होंने आगे भी तत्व के नाम रखने के लिए थी किया, देखिए सुनिए क्या किए। एक था कौची, बोरॉन था, एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम कैसे लिखा था जी, एल्युमिनियम, और एक था सिलिकॉन था। अच्छा बताइए, बोरॉन के जो नीचे वाला तत्व है ना, उसको खाली छोड़ दिए थे, उसका नाम क्या बोले थे, इसका नाम रख देते हैं फिलहाल में कुछ का नाम। देखिए उन्होंने बोला था कि इसके नीचे और संभव है तत्व का, लेकिन फिलहाल के लिए नाम क्या रखते हैं, इसी के हिसाब से नाम रख देते हैं, एका बोरॉन। खाली उपसर्ग क्या जोड़ दिए थे, एका, तो क्या लिख देते एका बोरॉन। इसका नाम क्या रखते थे, एल्युमिनियम का, एका एल्युमिनियम, इसका एका सिलिकॉन, यही ना। अच्छा, वर्तमान में नाम क्या है, स्कैंडियम का नाम है, एका बोरॉन का वर्तमान में नाम क्या रखा गया है, स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम का नाम क्या रखा गया, अरे एक सेकेंड बाबू, काहे लिए कर रहा है तू लोग, भाई पढ़ाई करना बाबू, का दिक्कत क्या होता है तू लोग को, का खुएर बाबू बता का दिक्कत। जानता है, सुन बाबू, हाँ बोल बोल। एका बोरॉन का नाम क्या हो गया, स्कैंडियम, इसका नाम कर दिया गैलियम, और इसका नाम जर्मेनियम, इसका नाम क्या रख दिया, जी। देखिए बुझा गया, सुनिए हम बताते हैं। इन्होंने बोला था कि 63 से आगे तत्व की संभव है, हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ बोरॉन खोज हुआ था ना, बोरॉन था, एल्युमिनियम था, सिलिकॉन था, 3 गो तत्व था। तो बोरॉन यहाँ पे लिखा गया, मान लीजिए बोरॉन लिखा गया ना, इनके नीचे इनको नहीं मिला था, कुछ तत्व का नाम नहीं मिला था, ठीक ना, तत्व खाली छोड़ दिए। तो सोचे खाली छोड़ने से बढ़िया कुछ ना कुछ नाम दे दें, तो बोरॉन की जगह पकड़ दिए। यहाँ पे बोरॉन ऊपर है ना, ऊपर बोरॉन है, नीचे क्या कर दिए, एका बोरॉन। जहाँ एल्युमिनियम है ना, यहाँ एल्युमिनियम लिख दिए नीचे वाला के, एका एल्युमिनियम। फिर लिखा है सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे वाला क्या लिख दिए, एका सिलिकॉन। लेकिन जब वर्तमान में खोज हो गया उस तत्व का, कंफर्म खोज हो गया, जैसे एका बोरॉन कंफर्म खोज हो गया जब, तो एका बोरॉन का नाम क्या रखा गया, स्कैंडियम, इसका गैलियम, इसका जर्मेनियम। यानी एग्जाम में पूछ सकता है कि बोरॉन का वर्तमान नाम क्या है, बोरॉन का सॉरी एका बोरॉन का वर्तमान नाम क्या है, स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम का वर्तमान नाम क्या है, गैलियम।
एका सिलिकॉन का वर्तमान नाम क्या है? जर्मेनियम। इस तरह से अपने नीचे वाले खाली जगह को पूर्ति करने के लिए, भरने के लिए एका शब्द जोड़ दिए थे। एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन जोड़ दिए। अब वर्तमान में लेकिन जब खोज हो गया तो उसका परफेक्ट नाम क्या रख दिया? स्कैंडियम, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा था। देख सोच के देखिए कि ये बोरॉन है, एका बोरॉन, एक ही तो बात यह है लगभग में थोड़ा थोड़ा, इसलिए सीधा इसका नाम ही पलट दिए। इसका बोरॉन, इसका स्कैंडियम, इसका एल्युमिनियम, उसका गैलियम, इसका सिलिकॉन, उसका जर्मेनियम। लेकिन नाम क्या रखे थे? मेंडलीफ बोले, एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा एल्युमिनियम का नाम जो है क्या रखे थे? सो एल्युमिनियम का नहीं, एल्युमिनियम के नीचे वाला जो खाली जगह तो उसका नाम क्या रखे थे? मेंडलीफ। एका एल्युमिनियम, सिलिकॉन का एका सिलिकॉन, वो नाम रख के गए थे। माने उनका समझ था कि आगे खोज कोई कर देगा आके, तो आगे खोज कर दिया, तो क्या नाम रख दिया? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। अब देखिए मेंडलीफ का कुछ ना, इनकी भी दोस्त थी। दोस्त पहला क्या था कि उन्होंने हाइड्रोजन का कोई निश्चित कोई फिक्स स्थान नहीं किया, इसलिए हाइड्रोजन क्या कहते हैं? आवारा तत्व। क्या कहते हैं? आवारा तत्व। तो एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित में से कौन आवारा तत्व है, तो क्या कहिएगा? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन क्या है? आवारा तत्व है ना? क्यों आवारा तत्व है? क्योंकि मेंडलीफ जो थे उसका स्थान निश्चित परफेक्ट नहीं किए थे, इसलिए उसको क्या कहेंगे? आवारा तत्व। दूसरा क्या था इनमें कमी कि इन्होंने जब बढ़ते क्रम में सजा भार के तो लिखने चाहिए था कुछ पहले पोटेशियम और तब आर्गन, तो लिख कर दिए थे पहले आर्गन तब पोटेशियम। यानी इसका क्या होता है? 39 से और इसका 40। तो ऐसे लिखने के लिए ना लिखे, तो ऐसे ऐसा ही लिखे हैं, तो यहाँ पे कमी है कि नहीं इनका? एक और गलती किए थे, तो इसी सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक उनसे भी हो गया था परमाणु भार के क्रम में सजाते वक्त। तो इनका भी अब सोच के देखिए, एग्जाम में पूछता है कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो क्या बोलिएगा? आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ। पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आगे बताएंगे मोस्ले। क्या बताएंगे? मोस्ले 1913 में खोज किया था। तो एग्जाम में पूछेगा कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीफ, क्योंकि मेंडलीफ का हद कोई मतलब 90% सही था इनका, है ना? 90% सही था इनका, लेकिन थोड़ा बहुत कमी की वजह से हाइड्रोजन को फिक्स नहीं कर पाए और परमाणु भार में जो गलती मिस्टेक कर देती, इनका भी फॉलोअप कर दिया गया। लेकिन इनका कहीं ना कहीं हद तक ठीक था, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम समूह का आवर्त का प्रयोग किया। लेकिन अभी अगर आप लोग देखिएगा तो समूह 8 गो नहीं है, कितने? 18 गो है। आवर्त फिलहाल 7 गो है ना? 18 गो समूह हो गया है, आवर्त का गो 7 गो हो गया ना? तो यानी कहने का मतलब एग्जाम पूछ सकता है कि सर्वप्रथम आवर्त का या फिर समूह का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, तो क्या कहिएगा? मेंडलीफ। ये लोग नहीं किया था, ये लोग स्वर मिला रहा था, संगीत गा रहा था, गाना, है ना? अब पहला वाला तो वो खत्म था, 5 तारीख तक नाम नियम काम किया था उनका, उसका किया था ना? तो आप लोग बात कुछ समझे क्या करें हम लोग? इनका गुण क्या हो, सॉरी इनका दोष क्या क्या है? पहला कि इन्होंने हाइड्रोजन का फिक्स निश्चित स्थान नहीं किए कि कहाँ रहेगा हाइड्रोजन, इसलिए उसे क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। दूसरा क्या कमी था कि लिखने था पहले पोटेशियम तब आर्गन, तो लिखे क्या थे? पहले आर्गन तब पोटेशियम लिखे थे, तो गलती था ना दूगो। ठीक है, इन्होंने ये सब देखिए लगा कि इसका नाम क्या रखे थे? बोरॉन का नाम नीचे वाला के एका बोरॉन, एल्युमिनियम के नीचे वाले को एका एल्युमिनियम, सिलिकॉन के एका सिलिकॉन, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इस तरह आपको बुक में है, खोजिएगा मिल जाएगा, है ना? आगे किनका पढ़ना है? मोस्ले का पढ़ना है। 1913 में एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी के जनक क्या बोलिएगा? मेंडलीफ। आवर्त सारणी का जनक याद रखिए, आधुनिक लगा देगा तो आपको मेंडलीफ नहीं बोलना है, गलती हो जाएगा ना? जैसे किनका है? मोस्ले का है, मोस्ले का ही मॉडर्न देख लिखा है, मॉडर्न लिखा ना आधुनिक, तब तो मॉडर्न इनका नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग समूह आवर्त से यही किए थे। इसी का जस्ट उठा के पता क्या किए थे? वो भार से ना संख्या के सब सजा दिए थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे सजा दिए थे, उनका सही हो गया था। आई लोग भारे की सब, सब भार में था, ये सब भारे क्रम में सजा था टोटल, है ना? कोई संगीत में तो संगीत का पूछता है कि संगीत के क्रम में कौन सा जाता था? न्यूलैंड्स। 3 नियम किसका है? डोबराइनर का है। ये सब नहीं याद हो गया? कल आगे बताएंगे ना बाबू, यहीं तक चैप्टर छोड़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया।